दुनिया जहान में इस हफ्ते बांग्लादेश में इतनी उथल पुथल क्यों मची है। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पश्चिमी देशों की कई बड़ी फैशन कंपनियों के लिए इस टाइम पे बांग्लादेश से ये बात निकल के आ रही है कि बांग्लादेश के अंदर इस टाइम पे क्राइसिस का सामना करना बांग्लादेश में 1 से 2 महीने के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं, जिसकी वजह से मुल्क के अंदर हालात काफी क्रिटिकल हो रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन मीडिया के ऊपर रिपोर्ट्स बना रहे हैं कि बांग्लादेश के अंदर हालात काफी बुरे हो रहे हैं। लोग सड़कों पे आ चुके हैं, एक दूसरी पार्टियों के बीच में लड़ाइयां हो रही है, रोडे बंद हो रहे हैं। इन सब के ऊपर बात करते इंडियन मीडिया की रिपोर्ट देखने के बाद वीडियो देखी फिर आपके साथ शेयर करते कि असल में हो क्या रहा है बांग्लादेश में। दुनिया जहान में इस हफ्ते बांग्लादेश में इतनी उथल पुथल क्यों मची है। स्वागत है आपका दुनिया जहान में। मेरा नाम है मोहनलाल शर्मा। हर हफ्ते एक सवाल और उसका जवाब तलाशने की कोशिश। बीबीसी पड़ताल दुनिया की। बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था एशिया प्रशांत क्षेत्र की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पश्चिमी देशों की कई बड़ी फैशन कंपनियों के लिए बांग्लादेश का कपड़ा उद्योग सबसे बड़ा सप्लायर है। लेकिन बांग्लादेश विरोध प्रदर्शनों की चपेट में है और बढ़ती महंगाई देश की आर्थिक सफलता पर सवाल उठा रही है। अगले साल जनवरी में बांग्लादेश में आम चुनाव होने हैं, मगर उससे पहले बांग्लादेश की नेता शेख हसीना की सत्ता पर मजबूत होती पकड़ को जनता चुनौती दे रही है। विपक्षी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि बीएनपी उन पर इस्तीफा देने का दबाव बना रही है और कह रही है कि अगर चुनाव से पहले तटस्थ अंतरिम सरकार नहीं बनी तो वो चुनाव का बहिष्कार करेगी। मगर शेख हसीना की सरकार लोकतंत्र को कमजोर करने के आरोपों का खंडन कर रही है और हजारों प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कड़े कदम उठा रही है। सरकार और विपक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े हुए हैं। तो इस हफ्ते दुनिया जहान में हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में इतनी उथल पुथल क्यों मची है। पार्ट 1, देश का जन्म। लगभग 200 सालों के ब्रिटिश शासन के बाद 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो 2 नए देश बने, हिंदू बहुसंख्यक भारत और मुख्यतः मुस्लिम आबादी वाला पाकिस्तान। हमारे पहले एक्सपर्ट हैं साबिर मुस्तफा, जो बीबीसी की बांग्ला सेवा के पूर्व संपादक रह चुके हैं। वो कहते हैं कि पाकिस्तान 2 धड़ों में बटा था, एक हिस्सा भारत के पूर्व में और दूसरा पश्चिम में। पाकिस्तान के इन 2 धड़ों के बीच भारत की लगभग 1500 किलोमीटर की जमीन थी। हालांकि इन दोनों धड़ों में समान बात वहां का मजहब था, लेकिन संस्कृति और भाषा अलग थी। साबिर मुस्तफा कहते हैं कि जब पाकिस्तान के नेताओं ने उर्दू को आधिकारिक राष्ट्रभाषा घोषित किया तो विद्रोह भड़क उठा। बंगालियों में डर पैदा हो गया कि उनकी भाषा बांग्ला दूसरे दर्जे की भाषा बनकर रह जाएगी। बंगालियों को अपनी भाषा, साहित्य और संगीत से गहरा लगाव रहा है। उनका सबसे बड़ा डर था कि उनकी सांस्कृतिक पहचान मिट जाएगी। उर्दू को आधिकारिक राष्ट्रभाषा बनाने के फैसले के खिलाफ पूर्वी पाकिस्तान में जो भाषाई आंदोलन हुआ वो बाद में स्वायत्तता की मांग के आंदोलन में बदल गया। पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं ने इसे बलपूर्वक कुचलने की कोशिश की, मगर आंदोलन जारी रहा और उसका नेतृत्व करिश्माई नेता शेख मुजीबुर रहमान के हाथों में आ गया। He was a fantastic orator. He could speak. वो बहुत प्रभावशाली वक्ता और सक्षम आयोजक थे। लोग उन्हें पसंद करते थे। अपनी पार्टी पर ही नहीं बल्कि जनता पर भी उनकी अच्छी पकड़ थी। मध्य वर्ग के बुद्धिजीवियों में भी वो लोकप्रिय थे क्योंकि वो स्वायत्तता की आकांक्षा का मुद्दा उठा रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान की लोकप्रियता इस कदर बढ़ती गई कि जब 1971 में पाकिस्तान में आम चुनाव हुए तो बड़ी आबादी वाले पूर्वी पाकिस्तान में उनकी पार्टी आवामी लीग ने लगभग सभी सीटों पर जीत हासिल की, जिसके चलते पूर्वी पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान को बहुमत हासिल हो गया।
उनकी विचारधारा पश्चिमी पाकिस्तान के नेताओं के साथ मेल नहीं खाती थी। पाकिस्तान के गठन में धर्म की बड़ी भूमिका थी, जबकि शेख मुजीबुर रहमान की विचारधारा में उसे वैसी प्राथमिकता नहीं दी जा रही थी। So the army felt that the Bengalis had become contaminated. पाकिस्तान की सेना को लगा कि बंगालियों को धर्मनिरपेक्ष विचारों ने भ्रष्ट कर दिया है और अब वो सही मायने में मुसलमान नहीं रहे हैं। इसलिए पहले से मुसलमान रहे बंगालियों के इस्लामीकरण की मुहिम शुरू की गई, जो कि एक अजीब बात थी। चूंकि बंगाली राष्ट्रवाद की जड़ में धर्मनिरपेक्षता थी, तो पूर्वी पाकिस्तान में उसे कुचलने के लिए धर्मनिरपेक्षता के हर निशान को मिटाने की कोशिश की गई। नतीजतन जंग शुरू हो गई। 9 महीने तक चली हिंसा के बाद पड़ोसी देश भारत ने पूर्वी पाकिस्तान की जनता की अलग होने की आकांक्षाओं का समर्थन करते हुए युद्ध में हस्तक्षेप किया। 16 दिसंबर 1971 को एक नए देश बांग्लादेश का जन्म हुआ। उसके पहले नेता शेख मुजीबुर रहमान थे, लेकिन कुछ ही सालों के बाद देश में सूखे और साम्यवादी आंदोलन के चलते एक भयानक हत्याकांड के बाद उनकी सरकार का तख्ता पलट कर दिया गया। In 1975, a group of army officers 1975 में सेनाधिकारियों के एक गुट ने उनकी हत्या कर दी और उनके साथ उनके लगभग पूरे परिवार को मौत के घाट उतार दिया। मगर उनकी बेटियां शेख हसीना और रेहाना बच गईं, क्योंकि वो उस समय जर्मनी में थीं। लेकिन शेष परिवार की हत्या कर दी गई, जिसमें शेख मुजीबुर रहमान का 10 साल का बेटा भी शामिल था। अगले लगभग 15 सालों तक बांग्लादेश सैनिक तानाशाही की गिरफ्त में रहा। 1990 में देश में लोकतंत्र बहाल हुआ। इसका श्रेय काफी हद तक 2 ताकतवर महिलाओं के साथ मिलकर किए गए प्रयासों को जाता है। इनमें से एक थी खालिदा जिया, जो कि पूर्व सैन्य शासक जियाउर रहमान की पत्नी थी। जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई थी। दूसरी नेता थी शेख मुजीबुर रहमान की बेटी शेख हसीना। साबिर मुस्तफा कहते हैं कि शुरुआत में इन दोनों नेताओं के बीच संबंध ठीक थे, लेकिन धीरे धीरे राजनीतिक प्रतिस्पर्धा के चलते प्रतिद्वंदिता और कड़वाहट बढ़ती चली गई। कड़वाहट की एक वजह ये थी कि शेख हसीना मानती थी कि उनके पिता की हत्या में खालिदा जिया के पति जियाउर रहमान भी शामिल थे। बांग्लादेश में इन्हीं दोनों नेताओं की पार्टियां प्रमुख राजनीतिक दल थे। इस वजह से आने वाले 30 सालों तक चुनाव के बाद सत्ता एक से दूसरे नेता के हाथों में आती जाती रही। पार्ट 2, खालिदा जिया और बांग्लादेशी नेशनलिस्ट पार्टी। जैसा कि हमने कहा कि 1975 में शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के बाद बांग्लादेश सैन्य शासन की गिरफ्त में आ गया। 1981 में एक सैन्य शासक जियाउर रहमान की भी हत्या कर दी गई। वो बांग्लादेश की एक प्रमुख पार्टी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी यानी कि BNP के नेता भी थे। उनकी पत्नी खालिदा जिया तब तक राजनीति से दूर ही थी, मगर पति की मौत के बाद पार्टी को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उन पर आ गई। हमारे दूसरे एक्सपर्ट अविनाश पालीवाल लंदन की SOS यूनिवर्सिटी में रीडर हैं। वो कहते हैं कि 1980 के दशक में जब खालिदा जिया ने राजनीति में प्रवेश किया तो उन्हें पार्टी के बीच गुटबंदी और पुरुषों के वर्चस्व का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने पार्टी को दोबारा संगठित किया, आम जनता में अपनी पैठ जमाई और बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। अविनाश पालीवाल कहते हैं कि इस सफलता का एक कारण खालिदा जिया का व्यक्तित्व भी था। She's been considered to be a person who at least in the माना जाता है कि 90 के दशक में प्रधानमंत्री बनने के बाद पहले कुछ सालों तक वो परिवार और पार्टी के गिने चुने लोगों की सलाह पर काम करती थीं। BNP में इस्लामी रूढ़िवादी गुट और बांग्लादेशी वामपंथी गुटों का प्रभाव भी था। उनमें पार्टी के विभिन्न गुटों के साथ समन्वय और संतुलन बनाकर काम करने की क्षमता थी। वो कम बोलती थीं और पृष्ठभूमि में रहकर काम करना पसंद करती थीं। शायद यही उनकी कामयाबी का राज भी था। 1991 में देश का नेतृत्व संभालने के बाद उन्होंने पाकिस्तान से नजदीकी संबंध बनाए और भारत से कुछ दूरी बना ली। The BNP historically since its birth 1978 में जब बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की स्थापना हुई, तभी से BNP बांग्लादेश में भारत के प्रभाव को संदेह की नजर से देखती रही है और भारत को एक पड़ोसी दुश्मन की तरह देखती रही। पार्टी का एक तबका बांग्लादेश के पाकिस्तान से अलग होने के लिए भारत को दोषी मानता है। बांग्लादेश में भारत विरोधी भावनाओं को चुनाव में भुनाने में BNP को कोई झिझक नहीं रही है। अब आम चुनाव सर पर हैं
और बीएनपी के पास सत्ता में लौटने का मौका है, पर उनके सामने सबसे बड़ी समस्या है जमीन पर नेताओं की कमी की। It is significantly disadvantaged. I think this is इस पार्टी के संगठन पर पिछले 10 सालों में सुनियोजित तरीके से हमले किए गए हैं। बीएनपी के लगभग 10,000 नेताओं और कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया गया है, यानी पार्टी का बांग्लादेश स्थित लगभग पूरा का पूरा नेतृत्व जेल में बंद है। सरकार, पुलिस और खुफिया एजेंसियों ने उसके खिलाफ जमकर अपनी ताकत का इस्तेमाल किया है। बांग्लादेश की मौजूदा सरकार ने हजारों विपक्षी कार्यकर्ताओं को जेल में बंद कर दिया है, जिससे उसकी लोकतांत्रिक विश्वसनीयता पर सवाल उठने लगे हैं। सवाल यह है कि सरकार इस बात से चिंतित क्यों नहीं है। इसका जवाब ढूंढने के लिए हमें उस दूसरी महिला को गहराई से समझना होगा जो कि देश के राष्ट्रपिता की बेटी है और पिछले 15 सालों से देश पर शासन कर रही हैं। पार्ट 3, सत्ता का मोह। जब शेख हसीना छोटी थीं, तब किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो बड़ी होकर राजनीति में अपने पिता की जगह लेंगी, क्योंकि उनके 2 बड़े भाई भी थे। लेकिन अपनी प्रतिद्वंदी खालिदा जिया की तरह त्रासदी के कारण वो राजनीति में आई। अपने माता पिता और भाइयों की हत्या के बाद शेख हसीना कई सालों तक विदेश में रहीं, लेकिन सैन्य शासन के दौरान ही 1981 में वो बांग्लादेश आ गईं और आवामी लीग पार्टी का नेतृत्व संभाल लिया। हमारे तीसरे एक्सपर्ट हैं अली रियाज, जो इलिनॉय यूनिवर्सिटी में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं। वो कहते हैं कि जब शेख हसीना बांग्लादेश पहुंची, तब उनकी पार्टी को उनकी जरूरत थी। जब वो वापस आई तो उनकी पार्टी अस्त व्यस्त हो चुकी थी, गुटबंदी और भीतरी कलह में फंसी हुई थी। उन्होंने सबसे पहले पार्टी को एकजुट और संगठित किया और प्रतिद्वंदी बीएनपी का मुकाबला करने के लिए एक मजबूत पार्टी में तब्दील किया। जब 1991 में बांग्लादेश में लोकतंत्र बहाल हुआ तो चुनाव में जीत खालिदा जिया की हुई, मगर 5 साल बाद शेख हसीना सत्ता हासिल करने में कामयाब हो गईं। अपने पहले कार्यालय में 1996 से 2001 तक उन्होंने नरमपंथी नीतियां अपनाई थीं। उन्होंने अन्य गुटों के साथ मिलकर काम करने की कोशिश की और संसद का कामकाज चलता रहा। देश में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता भी थी। कुछ हद तक देश लोकतांत्रिक तरीके से काम करता रहा। पर एक ही कार्यकाल के बाद अगले चुनाव में उनकी हार हुई। 2004 में उन पर एक जानलेवा हमला भी हुआ, पर वो पाल बाल बच गईं। इसके बाद 2006 में वो दोबारा चुनाव जीतकर सत्ता में आईं। इस बार वो तय कर चुकी थी कि अब वो सत्ता नहीं छोड़ेंगी। धीरे धीरे उनका नेतृत्व तानाशाहों जैसा बनता गया। विचारों की अभिव्यक्ति पर अंकुश लगा दिए गए। लोगों के इकट्ठा होने पर पाबंदियां लग गईं। प्रोफेसर रियाज कहते हैं कि शेख हसीना ने ये कहकर इन कदमों को जायज ठहराया कि इनके चलते देश आर्थिक प्रगति की राह पर निकल पड़ा है। 2009 के आते आते बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था दक्षिण एशिया की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बन गई थी, लेकिन अब वो युवा नहीं है। तो ये सवाल उठने लाजमी है कि उनके बाद नेतृत्व उनके परिवार में से किसी को मिलेगा या कोई और नेता आ सकता है। दूसरी चिंता ये भी जताई जा रही है कि जनवरी 2024 में होने वाले चुनाव क्या लोकतांत्रिक और निष्पक्ष तरीके से हो पाएंगे। विपक्ष के लगभग सभी बड़े नेता और कार्यकर्ता जेल में बंद हैं। मुझे नहीं लगता कि जब चुनाव होंगे तो मैदान में कोई ताकतवर विपक्ष होगा। पार्ट 4, बांग्लादेश पर दुनिया की नजर। यूनाइटेड स्टेट्स पीस इंस्टीट्यूट में दक्षिण एशिया विशेषज्ञ डॉक्टर जेफरी मैकडोनाल्ड हमारे चौथे एक्सपर्ट हैं। वो कहते हैं कि बांग्लादेश के आगामी चुनाव में बांग्लादेश की जनता की ही नहीं बल्कि दुनिया की भी गहरी दिलचस्पी है। There is definitely an increasing interest. बांग्लादेश की सड़कों पर विरोध प्रदर्शन बढ़ रहे हैं। पहले उनका स्तर छोटा था, लेकिन अब वो फैल रहा है। हड़ताल का आह्वान किया जा रहा है। लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर रहे हैं। इसका अर्थ है कि विपक्ष की लोकप्रियता बढ़ रही है। जनता में सरकारी तंत्र के खिलाफ नाराजगी देखी जा रही है और वो चुनाव में उसको जवाब देने की तैयारी कर रही है। बांग्लादेश के चुनाव में केवल उसकी जनता ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों की भी गहरी रुचि है, खासतौर पर भारत की।
India has a lot of interest in Bangladesh. भारत के बांग्लादेश की सत्तारूढ़ अवामी लीग पार्टी के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। व्यापार, ऊर्जा, संपर्क और अतिवादी गतिविधियों संबंधी कई मुद्दों पर वो बांग्लादेश के साथ सहयोग चाहता है। भारत बांग्लादेश को करीबी सहयोगी की तरह देखता है, लेकिन विपक्षी बीएनपी को लेकर उसे संदेह है। भारत भी चाहेगा कि बांग्लादेश में स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से चुनाव हो, लेकिन अगर अवामी लीग जीतती है तो भारत के लिए अच्छा रहेगा। जेफरी मैकडोनाल्ड कहते हैं कि जिस प्रकार भारत के हित बांग्लादेश के साथ जुड़े हुए हैं, उसी वजह से चीन के लिए भी बांग्लादेश महत्वपूर्ण है और उसके संबंध भी आवामी लीग के साथ अच्छे हैं। चीन के प्रभाव को देखते हुए अमेरिका के लिए भी बांग्लादेश महत्वपूर्ण है। बांग्लादेश के आगामी चुनावों पर अमेरिका की भी नजर होगी और वो चाहेगा कि चुनाव लोकतांत्रिक तरीके से हों। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या अमेरिका उस पर आर्थिक और कूटनीतिक दबाव डालेगा या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। यूरोपीय संघ भी चाहता है कि बांग्लादेश में लोकतंत्र बरकरार रहे, लेकिन अगर विपक्षी दल बीएनपी चुनाव का बहिष्कार करती है तो क्या ये संभव हो पाएगा? Both sides are dug in on their respective. दोनों पक्ष अपनी बात पर अड़े हुए हैं। नजदीकी भविष्य में इसका हल निकलता नहीं दिख रहा। ऐसे चुनावों की संभावना भी दूर लगती है जिसमें बांग्लादेशी जनता की लोकतांत्रिक आकांक्षाएं पूरी हो पाएं। ऐसे में देश में अस्थिरता फैलने की आशंका बढ़ जाएगी। अब लौटते हैं अपने मुख्य प्रश्न पर कि बांग्लादेश में इतनी उथल-पुथल क्यों मची है। 1971 से ही बांग्लादेश में लोकतंत्र की जड़ें मजबूत नहीं हो पाई थी। देश की वर्तमान नेता शेख हसीना 2009 से सत्ता में है और सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत कर चुकी है। वहीं मुख्य विपक्षी दल बीएनपी की नेता खालिदा जिया की सेहत अच्छी नहीं है और उनकी पार्टी के कई बड़े नेता और कार्यकर्ता जेल में बंद हैं। आम जनता महंगाई की मार से तंग आ चुकी है और निष्पक्ष चुनाव की मांग के लिए सड़कों पर प्रदर्शन कर रही है। बांग्लादेश में उथल-पुथल का एक कारण ये भी है कि देश की दो प्रमुख नेताओं के बीच 30 साल लंबी प्रतिद्वंदिता अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। शेख हसीना भी 70 साल से अधिक की हो चुकी हैं और उत्तराधिकार का मुद्दा भी सामने है। हाल में तरक्की करने के बाद अब बांग्लादेश में एक नया युग शुरू होने जा रहा है, जिसे लेकर कई अनिश्चितताएं हैं। देखिए, बांग्लादेश के अंदर हो चाहे वो पाकिस्तान के अंदर हो, साल 2024 के अंदर इलेक्शन होने वाले हैं। पाकिस्तान के अंदर तो हालात पहले से ही खराब है और उसको और खराब किया जा रहा है जानबूझ के, ताकि इलेक्शन में एक स्पेसिफिक पार्टी को वोट ना मिले, क्योंकि उनका नाम लिया जाएगा कि उनकी वजह से मुल्क के अंदर हालात खराब दे। हालांकि वो एक स्पेसिफिक पार्टी की वजह से मुल्क के अंदर जितनी स्टेबिलिटी थी वो आज नहीं है। उस स्पेसिफिक पार्टी के टाइम के अंदर पेट्रोल की प्राइस 150-140 थी, जबकि आज 140 की बजाय आज 280 और 260 तक चला गया है प्राइस। और इसी तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी ये दो पार्टियों के बीच में लड़ाइयां हो रही है। मेन मुद्दा ये कि शेख हसीना काफी टाइम से बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर है, जिसकी वजह से उसको हटवाने के लिए कई सारे मुद्दे हो रहे हैं। और खास करके अगर आप लोगों ने खबर देखी होगी, यूएस इंटरफेयर कर रहा है। यूएस खुश नहीं है, क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है बांग्लादेश अगर इस तरीके से तरक्की करता हुआ जा रहा है तो वो इंडिया और एशिया के अंदर बाकी ममालिक से अच्छा परफॉर्म कर रहा है, तो वो आगे निकल जाएगा। क्योंकि शेख हसीना के वालिद साहब ने ही मुल्क को आजादी दी थी और वो मुल्क के अंदर अब वो काम कर रही है जो दूसरे प्राइम मिनिस्टर इस टाइम पे बांग्लादेश के अंदर नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। लोग जानबूझ के पार्टीज के लोग जो है ना एक दूसरे से लड़ने के लिए बातें कर रहे हैं और लड़ रहे हैं। रोडों के ऊपर जो है ना लड़ाई हो रही है, क्राइसिस का साहब बोल रहे हैं कि क्राइसिस हो रही है। कुछ भी इतने बुरे हालात नहीं बन रहे बांग्लादेश के अंदर जितने बुरे हालात पाकिस्तान के अंदर है। ये आपको एक लिख के दे दो, पाकिस्तान के अंदर भी अब 8 फरवरी को इलेक्शन होगा, तो मुल्क के हालात को जानबूझ के बिगाड़ा जा रहा है। अगर बांग्लादेश के अंदर भी है तो वहां पे भी ये सेम चीज आजमाई जा रही है, ताकि मुल्क के हालात खराब हो, ताकि पता चले कि भाई ये पार्टी की वजह, इस पार्टी स्पेसिफिक पार्टी की वजह से हो। हालांकि वो स्पेसिफिक पार्टी मुल्क के लिए अच्छा काम कर रही है। हम ये बोलते थे यार ये पार्टी काम नहीं करी, आज हमें पता है कि भाई वो एक पाकिस्तान के अंदर एक स्पेसिफिक पार्टी थी जो अच्छा काम कर रही थी, अब नहीं कर रही। अब दूसरी पार्टी जो है ना उनके मुकाबले में अच्छा नहीं कर पा रही। अब हमें पता चला कि वो पार्टी अच्छा काम कर रही थी। तो इस तरीके से बांग्लादेश के अंदर भी जानबूझ के सारे हालात खराब किए जा रहे हैं ताकि उस पार्टी की जो वैल्यू है उसको कम किया जाए और उनके बारे में बुरा भला कहा जाए।